नमस्कार दोस्तों, आज डेट 26 मई 2020। आइए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में किसी जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए, बी आर शर्मा जी, ब्रजराज शर्मा, इनको अभी जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, इनके द्वारा जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। ये बी आर शर्मा जी कौन है? देखिए, बी आर शर्मा जी 1984 IAS बैच के अधिकारी थे। और अभी लास्ट अप्रैल में इन्होंने अपने पद से सेवानिवृत्त हुए थे, तथा उससे पहले इन्होंने 2 साल तक 2018 से 2020 तक SSC का पदभार संभाला था। देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोनों के लिए जो प्रोविज़न है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 315 से 323 में दिया हुआ, और 315 में स्पेसिफिकली ये बताया हुआ कि संघ व राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इसका मतलब आप मेरे को कमेंट करके एक बात बताइए कि जो ये लोक सेवा आयोग है और तथा राज्य सेवा आयोग है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, स्टेट्यूटरी पद है या नॉन स्टेट्यूटरी? हिंदी में होंगे संवैधानिक, सांविधिक और असांविधिक। अब इनके बारे में देखिए आप, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रोविजन जैसे मैंने आपको बताया, अनुच्छेद भारत के संविधान भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो लोक सेवा आयोग है, इनके गठन के बारे में, इनके कार्यों के बारे में, वेतन भत्तों के बारे में इत्यादि के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। नंबर 2, नंबर ऑफ मेंबर। देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो सदस्य हैं उनका कोई नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली 9 से 11 सदस्य होते हैं। राज्य सेवा आयोग है, उसके जो सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। स्टेट के अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट जैसे बताया, इनकी जो नियुक्ति है संघ लोक सेवा आयोग की राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य लोक सेवा आयोग की राज्यपाल द्वारा की जाती है। ट्रम। देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग, इसके जो अध्यक्ष तथा सदस्य हैं वो 65 ईयर की एज तक या 6 ईयर की टर्म पूरी होने तक ये बने रह सकते हैं। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा, उसके बाद इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उसमें 62 ईयर्स की एज तक और 6 वर्ष तक की टर्म तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। 6 साल के बाद अगर इन्होंने कार्य करते हुए एज ए राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य या अध्यक्ष के रूप में 6 साल हो गए हैं, तो इनको उसके बाद अपने पद से रिजाइन देना पड़ेगा। हाँ, इनका नहीं, दोबारा ये किसी भी टर्म के लिए नहीं चुने जा सकते, यानी इनको दोबारा सदस्य नहीं चुना जा सकता। अब इसमें भी कुछ प्रोविज़न है। देखिए, अगर कोई लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, उसके बाद अगर 6 वर्ष के बाद या 65 ईयर के बाद अगर वह रिजाइन अपना पद छोड़ता है, तो वह भारत सरकार के अधीन आने वाली किसी भी जॉब को पाने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद कोई सदस्य है, अगर उसका पद समाप्त होता है, उसका जो पद की कार्यावधि है वो समाप्त होती है, तो उसके बाद वह केवल और केवल या तो जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष या कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष, बस इन्हीं 2 पदों के लिए वह दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोबारा उसको नियुक्त किया जा सकता है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, उनको किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी कैसी भी नियुक्ति होती है भारत सरकार के अंडर में, कोई भी जॉब होती है, उसके लिए ये एलिजिबल नहीं होंगे, इनको दोबारा कार्यकाल नहीं दिया जा सकता। टर्म जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया, ये कितने दिन तक होते हैं, जॉब आफ्टर रिटायरमेंट। अब प्रोसीजर ऑफ रिमूवल देख लीजिए। देखिए, इनको दिवालिया होने पर या कुछ ऐसी दूसरी स्थिति हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अलावा इनको कदाचार के आधार पर, मीन्स ये ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जो हमारे संविधान के अगेंस्ट है
या ऐसी किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व थे, तो उसके कारण जो चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हों, इनकी देखिए जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके जो सदस्य और अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटा कौन से रिमूव कौन कर सकता है, ओनली राष्ट्रपति इनको रिमूव कर सकता है। यानी जो संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ जो जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष तथा सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, कदाचार के आरोप में किसके पास यह शक्ति है, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय को उस ऐसा कोई भी आरोप है उसकी जांच के लिए लिखना होगा, और उच्चतम न्यायालय अपनी सुप्रीम कोर्ट इंडिया का वो एक कमेटी को गठित कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और जो वो रिकमेंडेशन देगा उच्चतम न्यायालय की जो रिकमेंडेशन दी जाएगी राष्ट्रपति को हटाना है या नहीं हटाना, किसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद वो जो रिकमेंडेशन है जो सुझाव होगा वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगा, यानी उसको मानना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसने यह पाया कि यह कदाचार के आरोप में इन्वॉल्व है और सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया कि हाँ इनको हटा सकते तो हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगर उस कमेटी ने लिखा कि नहीं ये जो सदस्य या अध्यक्ष है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये निर्दोष है, मीन्स इसके ऊपर यह आरोप गलत है, उसके बाद अगर ऐसा और सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो रिकमेंड करती है कि इनको नहीं हटाना चाहिए अपने पद से, उसके बाद राष्ट्रपति उस अध्यक्ष या सदस्य को उस पद से नहीं हटा सकता। यानी जो बेसिकली जो डिपेंड किसके ऊपर करता है, उच्चतम न्यायालय की जो कमेटी होती है जो इन्वेस्टिगेशन करती है उस आरोप की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भारत पर इस्लामोफोबिया के आरोपों का किस देश ने बचाव किया। देखिए थोड़ा सा मैं आपको पूरा जो कंटेक्स्ट बता देता हूँ। देखिए इस्लामोफोबिया ना एक ग्लोबल ट्रेंड है, क्योंकि काफ़ी बार ये आरोप लगे हैं जैसे जो यूरोप के कंट्री हैं, वेस्टर्न कंट्री हैं कि वहाँ पे नहीं है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया क्या होता है कि जो इस्लाम धर्म है उसके प्रति डर होना या उसके प्रति घृणा होना, इसको इस्लामोफोबिया बोला जाता है। यानी जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके प्रति जो दूसरी कम्युनिटी हैं उनके मन में डर होना या उनके प्रति घृणा होना, ये क्या होगा, इस्लामोफोबिया हुआ। अब जो OIC है, OIC आप देख लीजिए क्या है। सबसे पहले तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, जो मुस्लिम देश हैं उनका एक समूह है। इसमें कितने देश हैं, 57 देश हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में जेदा कहाँ पे, सऊदी अरब में हुई थी, और इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर वो भी जेदा में है। अब क्या हुआ, पाकिस्तान ने जैसे ही OIC की मीटिंग हेल्ड हुई कुछ दिन पहले, तो पाकिस्तान ने एक रिजोल्यूशन को प्रस्ताव को पास करना चाहा। उस प्रस्ताव में था कि जो OIC है वो इंडिया के खिलाफ इस्लामोफोबिया का आरोप लगाते हुए यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन पास करे कि जो भारत में मुसलमानों के प्रति घृणा की जाती है और मुसलमानों को उनके अधिकार और राइट नहीं दिए जाते और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे आरोप लगाकर पाकिस्तान ने इस रिजोल्यूशन को OIC से पास करवाना चाहा, और OIC को क्या करना था उसके बाद अगर ये पास हो जाता तो OIC यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को रखता। लेकिन देखिए पाकिस्तान के इस कारनामे से पहले ही मालदीव ने इंडिया का बचाव करते हुए मालदीव ने क्या बोला, मालदीव ने वहाँ पे बोला OIC की बैठक में कि जो इंडिया है, देखिए इस्लामोफोबिया तो पूरा वर्ल्ड का कंसेप्ट है, हर जगह इस्लामोफोबिया, इस्लाम के प्रति नफरत बढ़ रही है, लेकिन स्पेसिफिकली हमें जो इंडिया है उसको पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए। और इसके साथ उसने कुछ दूसरे एग्जांपल दिए जैसे UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, ये ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं। और पिछले कुछ सालों में जैसे UAE, बहरीन, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान इत्यादि मुस्लिम देश हैं जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारे अपने सर्वोच्च सम्मान दिए हैं। इसलिए इंडिया को पिन पॉइंट न किया जाए। और इसके साथ साथ एक दूसरा भी एग्जांपल दिया कि इंडिया में अराउंड 20 से 22
करोड़ मुस्लिम रहते हैं, जो कि पूरी विश्व की मुस्लिम जो आबादी है उसका 12 से 13% है। इसलिए ऐसा बचाव करते हुए जो पाकिस्तान का ये रिजोल्यूशन है OIC में पास कराने का, उसको मालदीव ने वहीं पे रुकवा दिया। किसने भारत का बचाव किया? OIC में मालदीव ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा भारतीय राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? मेघालय राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा और इसका शुभंकर क्या होगा? तेंदुआ होगा। और 1972 में मेघालय का फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए 2022 में मेघालय के कितने साल पूरे हो जाएंगे? 50 साल। इसके साथ देखिए कैपिटल क्या मेघालय की? शिलोंग। CM कौन है? कोनराड संगमा। और गवर्नर कौन है? तथागत राय जी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने अपने ऑफलाइन स्टोर को फेसबुक से कनेक्ट करने के लिए एक समझौता किया? देखिए पिछली बार पहले भी हम कुछ वीडियो में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑफलाइन कंपनियां थी जिनका ऑफलाइन स्टोर्स या विवरेज जैसी कोई कंपनियां उत्पाद बनाते थे, अब कोविड-19 के कारण अपने कस्टमर की जो चेंज होती है डिमांड के कारण, वो अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ रहे हैं। जैसे बिसलरी है, उसने जोमेटो को साथ क्या किया? समझौता किया था ताकि बिसलरी अपने जो उत्पाद है वो ऑनलाइन बेच के जोमेटो के जरिए घरों तक डिलीवरी पहुंचा सके। जो विशाल मेगा मार्ट है उसने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया था, किस लिए? अपने जो उत्पाद हैं उनको फ्लिपकार्ट के द्वारा ऑनलाइन बेचा जा सके। विशाल मेगा मार्ट तो आज से पहले क्या था? ऑफलाइन इसके स्टोर थे, ऑफलाइन स्टोर्स के लिए वो फेमस था। इसके साथ साथ जैसे फेसबुक ने जो गिप्पी है, एक गिप्पी इमोजी बनाने वाली कंपनी है। क्या इमोजी? जैसे जो आप व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इत्यादि पे देखते हैं जो इमोजी होते हैं हम जिनको सेंड कर सकते हैं, वो कौन बनाता था? गिप्पी कंपनी बनाती थी। और इसका अभी $400 मिलियन में किसने अधिग्रहण किया? फेसबुक ने किया। इसके साथ साथ फेसबुक ने एक और इनिशिएटिव शुरू किया है। क्या कि जो उनका फेसबुक है उन्होंने एक टूल क्रिएट किया जिससे कोई भी ऑफलाइन रिटेल शॉपकीपर है वो अपना वहाँ पे कोई भी वर्चुअल शॉप खोल सकता है फेसबुक के ऊपर, और अपनी जो कमोडिटी है उनको ऐड कर सकता है। जिससे क्या होगा कि जो कोई भी फेसबुक यूज़र है वो उस ऑनलाइन शॉप पर जाकर वहाँ से उस किसी भी शॉप से परचेजिंग कर सकते हैं। देखिए अभी क्या है, अभी सैमसंग ने फेसबुक के साथ ये समझौता किया है और इसने सैमसंग ने अपने जो ऑफलाइन स्टोर है उनको भी ट्रेनिंग देना शुरू किया और अराउंड 800 व्यक्ति जो ऑफलाइन स्टोर मालिक या जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेन किया जा चुका है कैसे वो अपना फेसबुक के ऊपर पेज क्रिएट कर सकते हैं और उसके द्वारा जो सैमसंग के मोबाइल की होम डिलीवरी की जा सकती है। किसने किया अभी ये करार? अपने मोबाइल फ़ोन बेचने के लिए सैमसंग ने। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे हाई इंटरनेट स्पीड 44.2 Tbps दर्ज की गई? देखिए ऑस्ट्रेलिया में दर्ज की गई है। जो हम मोबाइल में डाटा यूज़ करते हैं उसकी जो कैपेसिटी होती है वो अराउंड होती है 0.5 से 1 MB। इसी लगभग एवरेज इसी मैक्सिमम डाटा होता है ये जो हमें मोबाइल में मिलता है, और इससे भी हम कितने खुश रहते हैं। और ये जो 1 Tbps किसके बराबर होता है? टेराबाइट पर सेकंड होता है ये, और ये होता है 1,25,000 Mbps। इसके बराबर इतनी स्पीड किसने ये अभी दर्ज की है? ऑस्ट्रेलिया में इस स्पीड को दर्ज किया गया है। अगर आप इसको GB में करोगे तो 1 Tbps इज इक्वल टू 125 Gbps। देखिए कितनी ज़्यादा स्पीड है, आप सोच के देखिए। अभी जो बेस्ट से बेस्ट जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर हैं वो 100 MB तक की स्पीड प्रोवाइड करा पा रहे हैं इंडिया में। अब आप सोच के देखिए कि अगर ये सक्सेस हो जाता तो आप 1000 HD फिल्में एक ही सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए बाइट क्या होता है? बाइट एक इंफॉर्मेशन की यूनिट होती है जिसमें जनरली एक अल्फ़ाबेट या एक न्यूमेरिक होता है। जो सबसे छोटी इकाई होती है इंफॉर्मेशन की, बाइट के जरिए क्या किया जाता है? इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है। केबी क्या होता है? केबी होता है 1024 किलोबाइट, 104 बाइट।
देखिए इसमें 1024 क्या होंगी, इन्फॉर्मेशन होंगी किसके रूप में, यानी 104 तक लेटर या न्यूमेरिक इसमें हो सकते हैं। सबसे छोटी का क्या, बाइट। उसके बाद देखिए 1 GB इजिकल टू 1024 MB, और 1 TBps इजिकल टू 1024 GB। सोच के देखिए कितनी ज़्यादा हाई स्पीड उन्होंने अचीव की है। सॉरी, वन 1 TBps इजिकल टू अराउंड 124 और 125 GB। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के लिए नियुक्त किया गया। देखिए TS त्रिमूर्ति जी को जो यूनाइटेड नेशन में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अभी अपॉइंट किया गया। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे सैयद अकबरुद्दीन। आपने इनका नाम काफ़ी सुना होगा, क्योंकि ये जो संयुक्त राष्ट्र था उसमें इससे पहले हमारे क्या थे, स्थायी प्रतिनिधित्व करते थे। अभी कौन होंगे, TS त्रिमूर्ति। देखिए यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लिए थोड़ा सा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। सदस्य देश कितने, 193। आधिकारिक भाषाएं कितनी है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। जो मेन किन भाषाओं में काम होता है, अंग्रेजी और फ्रांस जो लैंग्वेजेज हैं उनको ही संचालन भाषाएं माना जाता है। देखिए स्टार्टिंग में जब ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को, तब इसकी 4 ही भाषाएं थी आधिकारिक भाषाएं, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी। सॉरी, ये थी अरबी और स्पेनी को छोड़ के चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसी, रूसी। उसके बाद इन बाकी जो भाषाएं उनको 1973 में जोड़ा गया था। इसके अध्यक्ष का नाम देख लीजिए, एंटोनियो गुतेरस। इस संस्था में कितने जो इसके भाग होते हैं, एक जनरल असेंबली होता है, आम सभा, एक सुरक्षा परिषद होता है, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें परमानेंट मेंबर 10 हैं और परमानेंट मेंबर 5 हैं और टेम्पररी मेंबर 10 हैं। आर्थिक व सामाजिक परिषद होती है, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल है। 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। देखिए हाल ही में क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस व्यक्ति को टिकटॉक कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया। केविन मेयर को, जो टिकटॉक कंपनी है उसका नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। टिकटॉक कंपनी की शुरुआत 2016 में हुई थी। ये एक चाइनीज़ कंपनी है और अभी टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब एक काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि टिकटॉक बेटर है या यूट्यूब बेटर है। हाल ही में किस राज्य ने एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता की तरफ युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है। यूपी गवर्नमेंट ने किया। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, ताकि जो युवा हैं, यूथ हैं, उनको उद्यमिता की तरफ यानी जो अपने व्यवसाय स्टार्टअप खोलने की तरफ उनको आकर्षित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी किए रेटिंग के अनुसार भारत के कच्चे तेल की आयात में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट हो सकती है। देखिए कोविड-19 के कारण जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज हैं वो पिछले काफ़ी समय से बंद है और ट्रांसपोर्टेशन भी सड़कों पर काफ़ी कम उतरा, जिसके कारण जो कच्चे तेल की आयात में गिरावट कितने प्रतिशत हो सकती है, 8.9% तक की गिरावट हो सकती है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य की खुडोल पहल को दुनिया की शीर्ष 10 इनिशिएटिव में शामिल किया गया है। देखिए जैसे कोविड-19 हुआ तो बहुत सारे इनिशिएटिव चले, ताकि जो लोगों को नहीं है मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा जा सके या उनकी जो लाइफ है उसमें कम से कम कष्ट हो। इसी ऐसा ही एक इनिशिएटिव मणिपुर में, इम्फाल क्या है, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल बेस्ड एक NGO है याओल। इसके एक इनिशिएटिव को दिया गया जिस इनिशिएटिव का क्या नाम था, खुडोल। इस इनिशिएटिव में देख लीजिए क्या था। देखिए इसमें जो LGBT कम्युनिटी है
उसको उसके लिए जो स्पेशल ध्यान रखने के लिए यह इनिशिएटिव था। इसमें जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग थे उनके फूड, हेल्थ और हाइजीन के ऊपर बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा गया, तथा इनको जो मेंस क्वारंटाइन सेंटर हैं उसके अलावा उससे दूर कहीं दूसरे सेफ क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, यानी इनको आदमियों के साथ होने वाले क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा गया। और यह कागा बेस्ड है, इम्फाल बेस्ड एनजीओ है, और इस पहल को अभी जो दुनिया की शीर्ष 10 इनिशिएटिव है उसमें शामिल किया गया है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।